So let us start. Okay. So yesterday, the last lecture, as I said, we discussed about stipulations. कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्टिपुलेशंस होते हैं. स्टिपुलेशंस मतलब आप समझ गए ना कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय बायर सेलर अपनी तरफ से, स्पेशली बायर, कोई भी सामान को खरीदते समय स्पेशली अपने तरफ से कुछ शर्तें रखता है. शर्तें समझते हो ना? यस, ही पुट्स, वो कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है, असर्शन करता है बातों को लेकर. कुछ शर्तें रखी जाती हैं, उस शर्तों को ही हम स्टिपुलेशंस कहते हैं. रीडिंग दैट. तो बच्चों, एंड वो स्टिपुलेशंस को हमने बाद में कंडीशन एंड वारंटीज का नाम दे दिया. कंडीशन क्या है बच्चों? इट इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड वारंटी क्या है? इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कल हमने मतलब डिस्कस किया है एक रीजनेबल लेवल पर. लेकिन बच्चों, आज आपके प्रिंटेड नोट्स में जो हमने टॉपिक शुरू किया है, यानी कि यूनिट नंबर 2 शुरू किया है, देखो नोट्स तो होगा ही आपके पास. तो बच्चों, हम सेक्शन 11 से आज शुरू कर रहे हैं. ज्यादा इम्पोर्टेंट लिखने के एंगल से तो नहीं है, बट नॉलेज के एंगल से जरूर इम्पोर्टेंट है. बच्चों, जब भी बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड्स को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो बच्चों मेन शर्त किसकी होती है? टाइम को लेकर. एंड टाइम में भी मेन शर्त किस पर लगाई जाती है? मेन स्टिपुलेशन किस पर होता है? पेमेंट को लेकर होता है कि गुड्स की डिलीवरी? मैं ऐसे ही जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बायर सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बैठते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? स्टिपुलेशन किस पर ज्यादा जोर देते हैं? वो पेमेंट को लेकर होता है कि गुड्स की डिलीवरी ऑन टाइम को लेकर होता है? कि गुड्स की डिलीवरी हमें ऑन टाइम चाहिए कि पेमेंट हमको ऑन टाइम चाहिए? किस बात पर लेकर उनका ज्यादा मेहनत? डिलीवरी ऑफ गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कुछ बच्चों ने कैच किया. बच्चों, टाइम फैक्टर कभी भी इंपॉर्टेंट है, बात सही है. टाइम पर गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, टाइम पर पेमेंट होना चाहिए, ये बात हम मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टाइम ये एक बहुत ही असेंशियल फैक्टर है. लेकिन टाइम में भी बच्चों, अगर जब हम डिस्कस करें कि डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि पेमेंट को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? तो बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू आर मेकिंग. बट स्पेसिफिकली जब हम जनरली जब हम बात करते हैं जनरली, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में गुड्स की डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए, ये मेन एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का. पेमेंट तो होते रहेगा बच्चों, आपको पता है ना, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. गुड्स आज बेचे जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं, पेमेंट 2 महीने बाद आता है. तो क्या आप गुड्स की डिलीवरी भी 2 महीने बाद करोगे क्या? बायर अगर बोलेगा कि मैं पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा, तो सेलर ऐसा बोलेगा क्या, गुड्स की डिलीवरी भी 2 महीने बाद लेके जाओ? नहीं, बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में क्या होता है बच्चों, सेलर को ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो गुड्स की डिलीवरी जितनी जल्दी हो सके टाइम पर बायर को दे, ताकि बायर भी गुड्स की डिलीवरी मिलने के बाद ये गुड्स को सही समय पे बेचकर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल का फायदा उठाकर, अच्छे दाम में ये सामान बेचकर प्रॉफिट करें एंड सप्लायर यानी सेलर का पैसा जल्द से जल्द दे. तो बच्चों, अगर मैं कहूँ स्टिपुलेशन एज टू टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस किसको है, डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम को लेकर इम्पोर्टेंस है कि पेमेंट के
टाइम को लेकर इम्पोर्टेंस है, तो आप पहला इम्पोर्टेंस हमेशा किसको दोगे? तो आपने ऑलरेडी मुझे टाइप करके दे दिया आंसर, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। मैं बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, पेमेंट होते रहेगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट होगा। पेमेंट कहाँ भागा जा रहा है? लेकिन गुड्स की डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए, ये ध्यान देना सेलर का काम है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जहां बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज यही है कि पेमेंट पहले दो, बाद में गुड्स की डिलीवरी दे दी गई, तो ये अलग बात हो जाएगी। हाँ बच्चों, फिर ये एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केस ना, वी आर टॉकिंग जनरली। तो बच्चों जनरली अगर हम बात करें तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम को अगर हम मद्देनजर रखते हैं, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम को लेकर अगर हम शर्त भी लगाते हैं, तो बच्चों गुड्स की डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए, ना कि पेमेंट टाइम पर होना चाहिए। ये बात सेक्शन 11 आपको बताना चाहता है। बच्चों आपने कल भी पढ़ा, मेरे साथ में याद करो, लास्ट लेक्चर आई थिंक मैंने पढ़ा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, कि प्राइस तो कैसे भी असर्टन हो जाएगा ना आगे चल के, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए असर्टन हो, चाहे कोर्स ऑफ डीलिंग से डिसाइड हो, या बच्चों कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करे, प्राइस डिटरमाइन तो बाद में होते ही रहेगा। लेकिन क्या प्राइस डिटरमाइन नहीं होता है तब क्या तब तक डिलीवरी नहीं देंगे क्या गुड्स की? क्या सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा क्या? बच्चों बिजनेस वर्ल्ड में डिलीवरी टाइम पर देना ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? पंक्चुअलिटी in delivering goods is the soul of business. What I'm trying to say is try to understand this line. किसी भी सेलर को अपना बिजनेस बढ़ाना है, ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, कस्टमर बेस बढ़ाना है, उसने ध्यान देना है कि वो गुड्स की डिलीवरी अपने कस्टमर को सही समय पे दे। पेमेंट आते जाते रहता है बच्चों, पेमेंट इज नॉट एन इशू एंड पेमेंट शुड नॉट बी एन इशू। इज दैट ओके बच्चों? सेक्शन 11 से जो आपका टॉपिक शुरू हुआ है, अब मैं रीड कर सकता हूं बच्चों? मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, ओके? यस हिमांशु, एनी डाउट? हेलो हिमांशु, कुछ डाउट पूछना है? अच्छा, तो शैल वी रीड। क्या लिखा है बच्चों? नोट्स दिख ही रहा है आपको? गलती से उसने भेज दिया, अच्छा ठीक, नो प्रॉब्लम। बच्चों स्टिपुलेशन एज टू टाइम लिखा है, देखो टाइम को लेकर जब शर्त होती है कोई कॉन्ट्रैक्ट में, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टाइम को लेकर भी कुछ डिसाइड करते होंगे ना, कुछ कंडीशन रखते होंगे, शर्त रखते होंगे, बस वही है। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक बच्चों कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। सीधा लाइन, लॉ का लैंग्वेज बच्चों प्रैक्टिस करो। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, stipulation as to time of payment are not deemed to be the essence of contract of sale. बच्चों what do you mean by are not deemed? यानी are not to be assumed, बरोबर है? पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट, ये स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंस पार्ट नहीं एजम्पशन करने का। ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है कि सेलर ने इंश्योर करना है कि वो अपने बायर को गुड्स की डिलीवरी टाइम पर दे। गुड्स की डिलीवरी टाइम पर देना इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ना कि टाइम ऑफ पेमेंट। अब समझ में आया बच्चों लाइन? हेलो ओके, थोड़ा आप अपना थोड़ा रिस्पॉन्स देते चलो बच्चों, आई विल बी हाईली एनकरेज्ड। Whether any stipulation as to time is essence of contract or not depends on terms of contract. That is what I said. कि बच्चों अगर टाइम ऑफ पेमेंट को इम्पोर्टेंट मानना भी है आपको, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करें। ओके, ये एक्सेप्शनल केस की बात हो रही है।
तो बच्चों जनरली आप हमेशा यही याद रखेंगे कि टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट है गुड्स की डिलीवरी टाइम पर देना। क्योंकि जो खरीद रहा है आपसे उसको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं बेचने का टाइम पर। उसको अपॉर्चुनिटी टाइम अच्छा मिलेगा बेचने का, वो प्रॉफिट के साथ बेचेगा, पैसा रिकवर करेगा तो आपको भी जल्द से जल्द देगा। यही तो बच्चों ऐसे तो बिजनेस चलता है। अब कोई सेलर अड़ के बैठेगा कि नहीं तू पेमेंट दे बाद में गुड्स लेके जा, तो वो कस्टमर उसके पास वापस दोबारा नहीं आएगा। वो बोलेगा मुझे ऐसे बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे जो मुझे क्रेडिट देते हैं 2-3 महीने का, मैं सामान बेचकर पैसा दूंगा ना। मैं मेरे पास इतना होता तो मैं अपना बड़ा बिजनेस नहीं शुरू करता था, छोटा छोटा क्यों बिजनेस करता। तो बच्चों एनालिसिस क्या कहता है सेक्शन 11 का देखो, एज रिगार्ड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम वही का वही घुमा के फिरा के वापस दिया है। स्टिपुलेशन एज रिगार्ड दिस is not deemed to be the essence of contract of sale, but delivery of goods must be made without delay। बच्चों लाइन पर जरा हाईलाइट करो जो लोग फिजिकल बुक्स लेके बैठे हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले। किसको गुड्स की डिलीवरी करनी है विदाउट डिले? किसको करना है ये गुड्स की डिलीवरी विदाउट एनी डिले? सेलर को, ताकि बायर को भी उसका बेचने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। फिर बच्चों उधर आगे क्या लिखा है, वेदर और नॉट सच स्टिपुलेशन इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एग्रीड अपॉन। प्राइस फॉर गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट or may be agreed to be fixed later on in specific manner. Stipulation as time of delivery is usually essence of the contract. Essence मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा जो है वो टाइम पर गुड्स की डिलीवरी देने का होना चाहिए, ना कि टाइम पर पेमेंट का होना चाहिए। बच्चों विद दिस आई कंप्लीटेड सेक्शन 11 एंड उसके बाद बच्चों जो मैंने डिस्कशन किया है लास्ट लेक्चर का, कंडीशंस एंड वारंटीज, आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने सबको डिफरेंस बता दिया था, मीनिंग बता दिया था, बराबर है बच्चों। व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन क्या है? इट इज असेंशियल, इट इज वो स्टिपुलेशन है, वो शर्त है विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड जिसके न होने से buyer has right to reject the goods, not only reject the goods, he can also ask for refund of price। याद आया बच्चों? यानी कि बच्चों कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो असेंशियल पार्ट है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस का असेंशियल पार्ट हम कंडीशन कहते हैं, जिसको पुराने जमाने में हम गारंटी बोलते थे। क्या बोलते थे? गारंटी। अब हम कंडीशन बोलेंगे। एंड बच्चों सेलर ने अगर कोई कंडीशन का ब्रीच किया, यानी बायर ने जिस पर्पस के लिए गुड्स खरीदा था वो पर्पस अगर बायर का अचीव नहीं हुआ, तो डोंट यू थिंक सो कि बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? नॉट ओनली रिजेक्ट द गुड्स, वो गुड्स को रिजेक्ट करके अपना प्राइस भी मांगेगा, एंड अगर वो गुड्स को यूज करके उसको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस का डैमेजेस भी क्लेम करेगा। कल ही बच्चों पढ़ लिया था सब, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर 5 to 10 minutes, ताकि दोबारा आप सुनेंगे तो बच्चों डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चों रिकॉल करो फिर वारंटी क्या है। 2 साल की वारंटी देंगे, 5 साल की वारंटी है, ऐसा सुनते तो हैं हम। तो बच्चों ये जो मेन पर्पस होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस होता है, उस पर्पस का कोलैटरल, उससे रिलेटेड, बराबर है। जैसे बच्चों आपने गाड़ी खरीदी, व्हीकल खरीदने का आपका पर्पस सॉल्व हो गया,
ये जरा लाइन ठीक से सुनो। व्हीकल खरीदने का पर्पस, जिस पर्पस से आपने खरीदा था व्हीकल, मोटर कार, बच्चों वो सॉल्व हो गया, यानी कंडीशन फुलफिल। लेकिन अगर 2 महीने बाद आपके उस मोटर कार का हॉर्न खराब हो जाए, हॉर्न 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 समझते हो ना? यस। तो क्या वो हॉर्न खराब हो जाने से आप पूरी गाड़ी को रिजेक्ट कर दोगे क्या? पूरी गाड़ी को रिजेक्ट करके पैसा वापस मांगोगे क्या? नहीं। तो बच्चों, वो अगर हॉर्न आपका खराब हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आपको वो हॉर्न का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ? वो हॉर्न रिपेयरिंग करके मिल जाएगा आपको, या रिप्लेसमेंट करके मिल जाएगा। लेकिन हॉर्न काम नहीं करता है, क्या वो बेस पर आप गाड़ी को रिजेक्ट करके अपना रिफंड मांगोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो बच्चों, ये हॉर्न वाला एग्जांपल किसका था? ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी? वारंटी था बच्चों ये। वारंटी पीरियड में है तो बच्चों रिपेयरिंग करके मिल जाएगा। अगर वो रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर से रिपेयरिंग कर लो, एंड जो भी चार्जेस देंगे रिकवर कर लेना कंपनी से। You have only right to claim damages. You have no right to reject the goods and claim refund of price. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि बच्चों, ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम मेन मेन जो पर्पस था उसका सेटिस्फाई ना होना। एंड ब्रीच ऑफ वारंटी मतलब क्या? मेन पर्पस सॉल्व हो चुका है, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड इधर उधर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो दैट कैन बी सॉल्व बाय रिपेयरिंग, बाय रिप्लेसमेंट, बरोबर है, कुछ भी। तो आई होप बच्चों आप को रियल लाइफ का जो वर्डिंग्स है ना बच्चों, वो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल खरीदने गए होंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आई होंगी। वारंटी बोलेंगे, मोबाइल का 2 साल का वारंटी है। फिर आप बोलेंगे चार्जर का क्या, तो बोलेंगे चार्जर की कोई वारंटी नहीं है। डिपेंड्स है कि नहीं। ईयरफोन का क्या, नहीं उसकी हम वारंटी नहीं है कोई भी, वो यूज एंड थ्रो है। वो जैसा जो भी बच्चों कंडीशंस वारंटीज आए सामने बच्चों, वो आपको समझना है। चलो एक काम करते हैं बच्चों, आ, मुझे सीरियसली बताओ बच्चों, शैल आई रीड इट कि आप ये रीड कर लेंगे? जो सिंपल पार्ट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सीरियसली बोलो, जो इम्पोर्टेंट हो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट ये कल मैंने पूरा लेक्चर लिया, मालूम है ना आपको, समझाने के लिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर। तो रीड करूं कि रीड कर लेंगे? क्या बोलते हो? दोनों के लिए मैं तैयार हूँ। कर लेंगे ना? वेरी गुड। थोड़ा आप भी प्रैक्टिस किया करो बच्चों रीडिंग का, जरूरी भी है आपके लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। एक काम करते बच्चों, कंडीशन वारंटी ये सब हमने कवर कर ही लिया है। जरा ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो ना बच्चों। ये दो एग्जाम्पल आपको वापस कंडीशन एंड वारंटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता देंगे। क्या स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? या आपका टेक्स्ट बुक तो होगा ही, पेज नंबर 2.17। बीचों बीच एक एग्जाम्पल है, देखो बच्चों, राम कंसल्ट श्याम, समझ में आया? वहां से शुरू हो रहा है, दिखा सबको? हेलो बच्चों, नोट्स दिख रहा है सबको? चलो देखो क्या लिखा है। राम कंसल्ट श्याम, a motor car dealer, for cars suitable for touring purposes to promote the sale of his product. बरोबर है बच्चों? आई थिंक वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। श्याम कौन है इसमें? मोटर कार डीलर है कि नहीं? हेलो,
श्याम कौन है? मोटर कार डीलर। एंड राम उससे कंसल्ट कर रहा है कि आप मुझे ऐसी कार बताइए जिसका उपयोग मैं टूरिंग पर्पस के लिए कर सकूं। टूरिंग मतलब महाबलेश्वर भी ले जा सकूं, माथेरान ले जा सकूं, माउंटेन रोड्स पे भी चल सके, नॉर्मल रोड पे भी चल सके, ऐसी मजबूत कार मुझे बताओ। कंसल्ट किया शाम से। एंड शाम ने भी क्या किया बच्चों, एक मारुति कार करके सजेस्ट कर दिया अपना सेल बढ़ाने के लिए। शाम ने एक मारुति प्रोडक्ट का एक मारुति गाड़ी राम को सजेस्ट कर दी एंड राम ने शाम के ऊपर भरोसा करके वो गाड़ी खरीद ली। बच्चों राम की मेन कंडीशन क्या थी गाड़ी खरीदते समय? यस एनीवन? क्या मेन शर्त क्या थी, स्टिप्यूलेशन क्या था गाड़ी खरीदते समय जब वो शाम से कंसल्ट कर रहा था ना? तो वो राम की मेन कंडीशन क्या थी कि दिस कार शुड बी सुटेबल फॉर पढ़ाई के टूरिंग लिए पर्पस। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का सुटेबल साथी। फॉर टूरिंग पर्पस। ये टूरिंग पर्पस के लिए मेरा मेन कंडीशन है, शर्त है कि मेरे को जो कार आप बताएंगे वो टूरिंग पर्पस मेरा सॉल्व होना चाहिए। मैं इसको टूरिंग कार के तौर पर यूज करने वाला हूँ टूरिस्ट के लिए। शाम ने किसी कार के बारे में उनको बता दिया एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम शाम। लेकिन बच्चों सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा है, द कार टर्न आउट्स टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पसेस। 2-4 दिन चलाने के बाद राम को पता चल गया कि कार जो दी गई है श्याम द्वारा वो एक्चुअल में टूरिंग पर्पस के लिए फिट है ही नहीं। नॉर्मल रोड्स के लिए ठीक है बट बाकी टूरिंग पर्पस के लिए वो सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ कार डीलर श्याम ने, सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया या ब्रीच ऑफ वारंटी? क्या लगता है? राम द्वारा पुट किया गया कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ? नहीं बच्चे, ये ऑफ कोर्स ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो आप बताओ आप राम को क्या सलाह देंगे? राम के पास क्या रास्ता है? वो कार को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं? कार को रिजेक्ट करके अपना पूरा प्राइस क्लेम कर सकता है एंड 3-4 दिन चलाने से उसको जो भी नुकसान हुआ है वो डैमेजेस भी वो क्लेम कर सकता है। सही है? क्योंकि राम ने जिस पर्पस के लिए गाड़ी खरीदी थी वो पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं बच्चों। तो बच्चों आगे क्या लिखा है देखो, द कार टर्न आउट्स टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पसेस। हियर द टर्म द कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस इज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का यही मेन कंडीशन ही था। इट इज सो वाइटल, ये इतना इम्पोर्टेंट है, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट्स नॉन फुलफिलमेंट defeats the very purpose for which Ram purchases the car. राम ने जिस इंटेंशन से गाड़ी खरीदी थी क्या वो इंटेंशन फुलफिल हुआ? मेन पर्पस जो था गाड़ी खरीदने का क्या वो पर्पस वो सेटिस्फाई हुआ? बच्चे जब नहीं हुआ तो सीधी बात है राम को यहाँ पूरा राइट है कि वो कार को रिजेक्ट करें एंड अपनी पूरी प्राइस रिफंड के तौर पर मांगे। एंड बच्चों लास्ट में लिखा भी वही है, राम is therefore entitled
to reject the car and have refund of the price. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Okay, so let us start. तो बच्चों भी उधर ही सेकंड पैराग्राफ पे ध्यान दो जरा, तो आपको ना वारंटी का भी मतलब समझ में आ जाएगा. सेम एग्जांपल कैसे यूज किया देखो उन्होंने. लेट अस अज्यूम बच्चों सेकंड पैराग्राफ, Ram buys new Maruti car from showroom and car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. बच्चों सेंटेंस समझ में आया. राम ने एक न्यू मारुति कार खरीदी शोरूम से एंड कार का ये गारंटी है दिया है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट को लेकर, पार्ट्स को लेकर 1 साल के अंदर, तो आपको या तो उसका रिप्लेसमेंट दिया जाएगा पार्ट का, या तो रिपेयरिंग करके दिया जाएगा. लिखा देखो क्लियर कट. फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल परचेस एंड द इवेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देयर इज वारंटी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट इफ इट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली रिपेयर्ड. यानी या तो रिपेयर करेंगे या तो रिप्लेसमेंट करेंगे डिफेक्टिव पार्ट का. बच्चों ये एंगल से कार खरीदी गई, वारंटी में ये बताया गया. After 6 months, Ram finds that the horn of the car is not working. Horn of the car is not working. Here in this case, he cannot terminate the contract. सही है कि नहीं? हॉर्न काम नहीं कर रहा है तो क्या कार को रिजेक्ट कर दोगे क्या पूरा? बच्चों हॉर्न, कार तो आपका इंटेंशन, जिस इंटेंशन से गाड़ी ली थी वो तो पर्पस सॉल्व हो ही रहा है ना. हॉर्न का ही प्रॉब्लम है ना, तो हॉर्न या तो रिपेयर कर दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा. But because horn is not working properly, this does not give a chance to buyer to reject the goods. Don't you think so? Terminate नहीं कर सकता contract को. The manufacturer can either get it repaired or replaced with new horn. Ram gets right to claim for damages if any, वो भी अगर कुछ हुआ है तो, suffered by him but not the right of repudiation. बच्चों लास्ट लाइन पे ध्यान दो. Who does not have right of repudiation? Buyer has no right of repudiation in case of breach of warranty. Repudiation मतलब to repudiate the contract, to cancel the contract. मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं, अपना सामान लेके जाओ, मेरा पैसा वापस दो, इसको कहते हैं रेप्यूडेशन. याद रहेगा बच्चों. ब्रीच ऑफ कंडीशन में the contract can be repudiated, but in breach of warranty contract cannot be repudiated. तो बच्चों सेकंड पैराग्राफ किसका एग्जांपल था? ब्रीच ऑफ कंडीशन का या ब्रीच ऑफ वारंटी का? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ब्रीच ऑफ कंडीशन का एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ है एंड ब्रीच ऑफ वारंटी का एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ है. इज दैट ओके? एंड बच्चों कल मैंने ये तीनों डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया था कि नहीं? 2 मिनट रीड कर लो, रिवीजन हो जाएगा. स्क्रीन पे आपके देखो, टेक्स्ट बुक है सामने, घर पे रखा है आपने तो पढ़ो उसको, या तो स्क्रीन पे देखो. आपको लगता नहीं कल मैंने डिफरेंस बता दिया था? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी? पहले मीनिंग को लेकर है, देखो कंडीशन एंड वारंटी की मीनिंग क्या है. कंडीशन एसेंशियल है मेन पर्पस के लिए एंड वारंटी कोलैटरल है. कोलैटरल यानी सपोर्टिंग, सेकेंडरी. कंडीशन इज प्राइमरी, वारंटी इज सेकेंडरी.
फिर बच्चों सेकंड पॉइंट याद करो, ब्रीच ऑफ कंडीशन होने से बायर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करेगा, गुड्स रिजेक्ट करेगा एंड डैमेजेस भी क्लेम करेगा, याद है। एंड ब्रीच ऑफ वारंटी से ओनली ही कैन क्लेम डैमेजेस। फिर बच्चों याद करो, क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर सकता है बायर? क्या बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। क्या बायर ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट कर सकता है? ऑफ कोर्स। अगर बायर बोलता है डोंट वांट टू रिजेक्ट द गुड्स, जस्ट गिव मी डैमेजेस, मैं गुड्स रिजेक्ट नहीं करता हूं बट मुझे डैमेजेस दे दो, अगर ऐसा वो बोलता है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कहीं ना कहीं उसने अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया बाय जस्ट क्लेमिंग द डैमेजेस। बट बच्चों इसका रिवर्स पॉसिबल है क्या? क्या बायर अपने ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन एजम्पशन करके गुड्स रिजेक्ट कर सकता है क्या? बच्चों रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये आप कल तो मैंने लिख के समझाया था, याद होगा तो आपको। आज आपके नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये पढ़ लेना बच्चों अच्छे से। एंड अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर मैं आ रहा हूँ, एंड मुझे रह रह के लगता है कि ये भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेक्शन 13, सेक्शन 13 हमारे सामने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस रखेंगे या फैक्ट्स रखेंगे जहां बच्चों हमें ऐसा पता चलेगा कि बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया। बच्चों हम पढ़ तो रहे हैं कि बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है, लेकिन कैसे? कैसे पता चलेगा कि एक बायर ने अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया? हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों उसके लिए उन्होंने कुछ केस स्टडी टाइप बनाया या तो लॉ बनाया है, वो लॉ को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा। सही है, चलो रीड करते हैं कि कौन से ऐसे सिनारियो हैं, सरकमस्टेंसेस हैं जहां पे कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बराबर है, जहां सेलर को बायर को पूरा राइट था कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता था, अपना रिफंड ले सकता था, लेकिन बायर ने ऐसा नहीं किया। बराबर है, यानी बायर ने अपना राइट यूज नहीं किया, क्योंकि शायद बायर को ऐसा लगता हो कि ऐसा करने में उसी का फायदा हो, पॉसिबिलिटी है। जहां उसको लगता हो कि ये करने से मेरा ही फायदा हो रहा है तो वो क्यों नहीं करेगा? वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है। तो बच्चे लेट अस अंडरस्टैंड, एंड अच्छे से एग्जांपल भी दिए हैं आपको इसको समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों मैं पढ़ते जाऊंगा ना आपको समझ में आएगा, रीडिंग दैट, ऐसा नहीं है। सो अंडरस्टैंड करो क्या बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है ना बच्चों? चलो देखो बच्चों, अभी सबसे पहले सेक्शन 13 क्या बोलता है देखो। When contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है,
बायर एंड सेलर के बीच में, बराबर है, जहां पे सेलर को कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एंड मान लो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो बायर को पूरा राइट है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, रिजेक्ट करने का। लेकिन बायर क्या करता है, अपने इस राइट को वेव कर देता है। वेव समझते हो बच्चों? जहां बायर को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो कैंसिल नहीं करता है, उस राइट को वो वेव ऑफ कर देता है। आपने कभी पढ़ा था बायर ने वेव ऑफ किया, मतलब क्या किया? हेलो, जिस पावर का वो इस्तेमाल कर सकता है वो पावर उसने यूज नहीं किया। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ। जहां वो, यस, जहां वो गुड्स को रिजेक्ट करके अपना प्राइस रिफंड मांग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, बायर ने नहीं किया जानबूझ के। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि बायर ने अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया? अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को उसने क्या ट्रीट कर लिया? तो आंसर है ब्रीच ऑफ वारंटी। ओके, तो बच्चों अगर ऐसा बायर ने किया जहां उसको राइट था रिजेक्ट करने का गुड्स, लेकिन अपना राइट को वो वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ मतलब छोड़ देना, बरोबर है, लेट गो कर देना, इग्नोर कर देना। तो बच्चों ऐसे केस में फिर वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता कैंसिल? बायर। क्योंकि जब चांस था तब तो उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो आगे चल के वो चाह कर भी वापस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। सुना सब लोगों ने? ओके। उसके बाद बच्चों सब सेक्शन 2 में क्या लिखा है देखो, जहां पे कंडीशन इज स्टेटेड एज वारंटी where contract of sale is not several, underline the word not several, where contract of sale is not several, several मतलब इन पार्ट्स, अलग अलग, लॉट समझते हो, अलग अलग, एंड नॉट सेवरल मतलब नॉट इन पार्ट्स, वन। बच्चों लैंग्वेज इज वेरी टफ। जब मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सेवरल, सेवरल मतलब बायर एंड सेलर के बीच में अलग अलग लॉट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन नॉट सेवरल मतलब वन, सिंगल, विच इज नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट मतलब एक यूनिट, एक यूनिट। तो बच्चों जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट हो एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट thereof, the breach of any condition to be fulfilled by seller can only be treated as breach of warranty and not as ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract express implied to that effect. अब आप बोलेंगे सर आपने जो भी पढ़ा हमको नहीं समझा, आप कब से हमको नॉट सेवरल वर्ड पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल सुनने के बाद आप मुझे बताना कि आपको सब सेक्शन 2 समझा कि नहीं। बच्चों ठीक से सुनो, बायर ने सेलर को, बायर ने सेलर को बच्चों 100 वूलन स्वेटर्स, स्वेटर समझते हो ना, स्वेटर्स, विंटर सीजन आ रहा है तो बायर बिजनेसमैन है, उसको बेचना है प्रॉफिट के साथ। तो उसने क्या किया, बायर ने सेलर को ऑर्डर दिया कि आप मुझे 100 वूलन स्वेटर्स भेजो, मैं पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा। एंड बच्चों कंडीशन ये था, बायर ने कंडीशन क्या पुटअप किया था कि ये स्वेटर्स मुझे एक साथ तुम डिलीवर करना।
मुझे स्वेटर्स एक साथ चाहिए, 100 स्वेटर्स एक साथ डिलीवरी चाहिए, पार्ट में डिलीवरी नहीं चाहिए, एक साथ डिलीवरी चाहिए। अब बच्चों आंसर दो। 5 दिन बाद, जो 5 दिन का डिलीवरी देनी थी, 5 दिन के बाद सेलर ने 50 वूलन स्वेटर्स की डिलीवरी लेके आया। अब बताओ, जब 50 ही लेके आया, कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था? 100 का। तो अब इस टाइम पर बायर को क्या करना चाहिए? चलो टाइप करो। चलो, बायर ने कंडीशन क्या रखी थी कॉन्ट्रैक्ट के वक्त? मेन कंडीशन कि मुझे 100 वूलन स्वेटर्स एक साथ डिलीवर करना। लेकिन सेलर ने क्या किया? ही डिलीवर्ड ओनली 50%। तो अब बायर के पास क्या चांस था? चलो आंसर दो। हेलो बच्चों, आंसर देते रहो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 50 वूलन क्लोथ रिजेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं? कि मैंने क्या बोला था कि मुझे 100 वूलन स्वेटर्स एक साथ देना, बरोबर है? तो यहाँ पर बायर का ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है, एंड बायर को पूरा चांस था कि गुड्स को रिजेक्ट करें एंड उससे डैमेजेस क्लेम करें। लेकिन बच्चों, मैं अगर यहाँ कहूं कि बायर ने 50 वूलन क्लॉथ का डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया, तो हेलो, तो एक्सेप्ट कर लिया तो इसके मतलब दो मतलब निकलते हैं। पहला, रिमेनिंग 50 वुलन क्लोथ्स का भी डिलीवरी उसको लेना ही पड़ेगा आगे चल के, यही मतलब हो गया ना? आगे वो 2-4 दिन बाद जब दूसरी डिलीवरी ले आएगा तो वो भी लेनी पड़ेगी। एंड सबसे बड़ी बात बच्चों, नाउ ही कैन नॉट रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। कैन ही रिजेक्ट द गुड्स? सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला गुड्स आ भी गया तो क्या उसे वो रिजेक्ट कर सकता है? मान लो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला जो आया गुड्स का डिलीवरी, क्या उसे रिजेक्ट कर सकता है? नो। यानी बच्चों, जहां बायर को पूरा चांस था कि नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम करें, लेकिन यहाँ बायर की तरफ से क्या गलती समझ में आया? उसने अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, जहां पूरा चांस था उसको, लेकिन उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट कर दी। अब बच्चों मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखो एग्जाम्पल माइंड में आया है तो अभी आपको समझेगा। वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरल, सेवरल मतलब नॉट सेवरल मतलब वन, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 100 वुलन शर्ट्स का, एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated